हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स देखा था और आज उसके कुछ बचे हुए पार्ट हैं। अलग अलग जो डिटरमाइनर्स हमने पहले लेक्चर में आपको नोट कराए थे, उसके कुछ पार्ट्स बच गए थे। आर्टिकल्स के बाद जितने डिटरमाइनर्स होते हैं, हम आज क्या करेंगे कि पूरे पार्ट्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे ताकि हमारा डिटरमाइनर्स चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला डिटरमाइनर्स हमारा कौन सा होगा? दूसरा डिटरमाइनर्स। हमने पहला तो आर्टिकल पढ़ लिया था, अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। दूसरा डिटरमाइनर है बच्चों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें क्या होता है बच्चों, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी को दिखाते हैं, इशारा करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वस्तु हो वो या तो आपके पास होगी, आपके नज़दीक होगी, या फिर वो दूर होगी। पहली कंडीशन, या तो वो आपके पास हो सकती है या तो आपसे दूर हो सकती है। दूसरी चीज़ कि वो सिंगुलर हो सकती है या फिर प्लूरल हो सकती है। कोई भी चीज़ या तो एक वचन हो सकती है या तो बहुवचन हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए 4 वर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स उनको बोलते हैं, वो आते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला वर्ड बच्चों इनके अंदर जो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, वो होता है दिस। पहला वर्ड हो गया। दूसरा होता है दैट, तीसरा होता है दीज और चौथा होता है दोज। बच्चों, ये चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। अब एक एक करके हम इनका यूज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दिस का यूज कैसे हम करेंगे। पहले दिस का देखने वाले हैं और दीज का देखने वाले हैं, इसका और इसका। दिस एंड दोज, इनका हम यूज देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे दैट, सॉरी दिस एंड दीज होगा यहाँ। इसके बाद यहाँ देखने वाले हैं बच्चों दैट एंड दोज। यहाँ पे दैट और दोज का हम यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दिस और दीज का पहले यूज कैसे करते हैं। तो पहला ये कह रहा है बच्चों, दिस और दीज क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं, रिफ़र टू द पर्सन्स और थिंग्स which is close, आपके नज़दीक हो। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ जो आपके नज़दीक हो, जो आपके पास में हो, उसके लिए दिस और दीज का यूज करते हैं। ठीक है, दिस का कब यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लो, सिंगुलर के लिए, फॉर सिंगुलर लिख लो। दोज का कब यूज करोगे, फॉर प्लूरल लिख लो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए। अब ये दोनों यूज कहाँ होते हैं, जब नज़दीक की कोई चीज़ को या किसी पर्सन को या किसी वस्तु को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल हमारा जो आपके बुक में गिवन था, वो पहला है दिस पेन इज फॉर यू। यह कलम आपके लिए है। तो इसमें क्या देख रहे हो, दिस क्या हो रहा है, यह पेन आपके लिए है, मतलब ये जो बोल रहा है उसके पास में पेन है। ठीक है बच्चों, तो पास के लिए दिस के यूज किए। और पेन क्या है बच्चों, ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस यूज किया। दूसरा वाक्य देखो, दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बच्चों, ये किताबें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये किताबें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, इससे अर्थ निकलता है कि जो किताबें हैं वो मेरे पास में है, मेरे सामने रखी हुई हैं, मेरे से नज़दीक में हैं, इसलिए हमने यूज किया दीज। दीज फिर यूज क्यों किया, दिस भी कर सकते थे, तो दीज इसलिए यूज किया क्योंकि ये बुक्स जो हैं वो प्लूरल हैं।
ठीक है बच्चों। और प्लूरल के लिए अगर कोई पास में वस्तु हो तो हम यूज करते हैं दीज, तो ये लिख लो प्लूरल। ठीक है बच्चों, तो हमने दिस और दीज को देख लिया। अब चलते हैं दैट और दोज के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ नज़दीक के लिए यूज होती है तो ये बची हुई चीज़ किसके लिए यूज होंगी? दूर के लिए यूज होंगी। ठीक है बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज ये यूज होती हैं आपसे कोई चीज़ दूरी पे रखी गई हो उसको दिखाने के लिए, उसको इशारा करने के लिए। दैट एंड दोज आर रिफर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस यूज्ड टू रिफर persons और objects at distance। जब ये दूरी पे हों आपसे तब उनको रिफ़र करने के लिए बच्चों दैट और दोज का यूज करते हैं। ठीक है, दूरी पे हों तो। और ऐसे ही दिस सिंगुलर के लिए यूज हो रहा था तो ये भी फॉर सिंगुलर, ये भी सिंगुलर के लिए यूज होगा। और ये फॉर प्लूरल, एक से ज़्यादा के लिए दोज का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हमारा जो गिवन है वो है दैट इज माई कार। दैट इज माई कार। अब देखो यहाँ पे दैट इज माई कार, वो मेरी कार है। ठीक है, तो कार तो एक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब एक है, सिंगुलर है और दूरी पे है तो उसके लिए दैट यूज करेंगे। ठीक, दोज शॉप्स आर क्लोज्ड, वे दुकानें बंद हैं। इसका मीनिंग निकला, वे दुकानें बंद हैं। तो बच्चों शॉप्स लिखा है यहाँ पे ना, एक से ज़्यादा दुकानों की बात हो रही है और दूरी पे हैं वो हमसे, कुछ दूरी पे हैं और बोला जा रहा है कि वे दुकानें बंद हैं, इसलिए हमने यूज किया दोज। तो पहला डिटरमाइनर्स आज के लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेटिव ख़त्म होता है और नेक्स्ट डिटरमाइनर्स हम स्टार्ट करते हैं पोसेसिव्स। चलिए बच्चों, अब ये मैं मिटाता हूँ। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो नोट करें आप इसको जल्दी से। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए, आज के लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है और थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत लंबा था और हमने इसको 2 लेक्चर में ही कंप्लीट करने की कोशिश की, 2 से 3 लेक्चर। अब हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो तीसरा होने वाला है पोसेसिव्स। थर्ड डिटरमाइनर्स बच्चों पोसेसिव्स है। पोसेसिव्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। पोसेशन से बना है पोसेसिव। ठीक है, पोसेस, इन सब का मतलब होता है अधिकार। जो डिटरमाइनर्स अधिकार दिखाते हैं किसी भी चीज़ पे उनको कहते हैं पोसेसिव। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं उनको हम लिखेंगे और इसका डेफिनेशन क्या होगा? टू शो पोसेशन ऑन नाउन्स, टू शो पोसेशन ऑन नाउन्स। नाउन पे क्या करना है बच्चों? पोसेशन हमको दिखाना है, अधिकार दिखाना है। ऐसे लिख लो हिंदी में, अधिकार। ठीक है बच्चों, नाउन्स पे अधिकार दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ डिटरमाइनर्स आते हैं, उनमें से मैं कुछ का नाम लिख देता हूँ, आप लिख लो उसको। माई, योर, आवर, उसके बाद है हीज, हर, इट्स एंड दे। ये सब कुछ डिटरमाइनर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लेना। अब चलते हैं इसके यूज पे। तो इसके यूज में कुछ नहीं है बच्चों, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो ये पोसेसिव होगा। ठीक है, और उस पर अधिकार व्यक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो फिर समझते हैं हम। माई बुक, इसका इंग्लिश क्या हो? इंग्लिश तो लिख ही दिया, सॉरी, हिंदी क्या हुआ? माई बुक, इसका मतलब मेरी किताब। मेरी किताब, तो किताब मेरी है
इससे पता चला तो आपका अधिकार होगा उस पर। दूसरा, माई पेन, तो बच्चों पेन की मीनिंग क्या होता है? कलम, और माई मीन्स मेरा या मेरी, तो इसका इंग्लिश हिंदी निकालते वक्त क्या समझ में आया कि ये जो पेन है वो मेरी है, मीन्स उस पर मेरा हक है, अधिकार है। ठीक है बच्चों। योर बैग, योर बैग, तुम्हारा बैग, ये भी क्या बता रहा है कि ये जो बैग है वो आपका है, तो आपका उस पर अधिकार होगा। आवर टीचर, आवर टीचर, हमारे अध्यापक। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि वो टीचर अगर आपके हैं तो आप उनसे रिलेटेड हो, आपका उन पे अधिकार है, आप उनसे सवाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये सब होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर, एक वचन, केवल एक कलम की बारे में बात किया, एक किताब के बारे में, एक बैग के बारे में, एक टीचर के बारे में ही बात किया है। मतलब ये सारे वर्ड्स सिंगुलर लिखे हैं। तो क्या ये सारे वर्ड जो डिटरमाइनर हैं ये सिंगुलर के ही साथ यूज होंगे? तो ऐसा नहीं है, ये प्लूरल के भी साथ यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब इसके नीचे इसका प्लूरल भी बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों। योर बैग्स, आवर टीचर्स। तो आपने देखा कि पोसेसिव डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं। यही है पोसेसिव डिटरमाइनर्स, अधिकार व्यक्त करने के काम में आते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव्स पे। ठीक है, इसमें इतना ही है बस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव पे चलते हैं। अगर सेंटेंस में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज माई बुक। यहाँ पे देखो बुक के लिए क्या आया, माई, ये हुआ तुम्हारा पोसेसिव डिटरमाइनर। ठीक है बच्चों, किसके लिए आया? इसके लिए आया, बुक के लिए। तो आपका अधिकार उस किताब पे है। तो बस इसमें इतना ही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिटरमाइनर पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे। अब हमारा नेक्स्ट डिटरमाइनर है डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव्स में देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें 4 तरीके के डिटरमाइनर्स आते हैं, 4 वर्ड्स आते हैं। उसको लिख लो आप पहले। पहला होगा आइदर, दूसरा होगा बच्चों नाइदर, तीसरा होगा ईच और चौथा होगा एवरी। ये 4 डिटरमाइनर्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आते हैं। ठीक है, ये 4 डिटरमाइनर्स डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। अब एक एक करके हमको क्या करना है, इनका यूज देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइदर और नाइदर का यूज क्या होगा। तो एक साइड आप कॉलम बना लो इस तरीके से। एक साइड हम पढ़ने वाले हैं आइदर का यूज और इधर पढ़ने वाले हैं नाइदर का यूज, क्योंकि दोनों चीज़ें कंपैरेटिव है और जो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड रहें तो हमको उनको ऐसे ही पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं आइदर, फिर पढ़ने वाले हैं नाइदर। चलो देखते हैं आइदर का यूज क्या हो सकता है। बच्चों ये कहता है कि कोई भी 2 वस्तु हैं, उनमें से एक के बारे में अगर हम बात करें, एनी ऑफ द 2 के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो एनी ऑफ द 2 के बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें से कोई एक, इस तरीके का सेंस निकल के आता है जब आइदर का यूज करो। तो उनमें से कोई एक, इसका मतलब क्या, आपको नहीं पता है कि उनमें से कौन है, लेकिन कोई एक है। तो क्या एक एक करके सब हो सकते हैं? कोई एक का मतलब एटलीस्ट 1 होना चाहिए। सारे के सारे हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो यही आइदर का पहला यूज है कि किसी एक के बारे में बात करता है, कम से कम एक होना चाहिए। इट मीन्स एनी ऑफ द 2 डिफरेंट पर्सन। इसका यूज पहला है बच्चों, इट, आइदर का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एनी ऑफ द 2
डिफरेंट पर्सन्स। आइदर का मतलब हुआ कि एनी ऑफ द टू डिफरेंट पर्सन्स, कोई भी एक दो लोगों में, ठीक है। ये पहला इसका यूज हुआ। पर्सन्स और थिंग्स, मैंने यहाँ भूल गया, पर्सन्स और थिंग्स लिख लो। एनी ऑफ द टू, किसी दो के बारे में बात करेगा। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका और समझने की कोशिश करते हैं। पहला है बच्चों आइदर बॉय, एग्जाम्पल में आइदर बॉय कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज। पहला देखो, आइदर बॉय कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज, ये कह रहा है बच्चों कि स्टेज पे कोई भी लड़का परफॉर्म कर सकता है। अब कौन करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन कोई भी लड़का परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से एक लड़का भी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी लड़का, या फिर सारे के सारे भी कर सकते हैं, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो किसी एक के बारे में बात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी एक का सेंस यहाँ पे ये निकलता है कि एटलीस्ट वन तो होगा ही, सारे के सारे बीच में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, इसका मतलब देखो, देयर आर शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये कह रहा है कि देयर आर शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स। रोड के दोनों तरफ शॉप्स थी, दोनों तरफ दुकानें थी, मतलब इस साइड भी दुकानें हैं और इस साइड भी दुकानें हैं। तो मैंने क्या कहा, एनी ऑफ द टू, उसमें से एटलीस्ट एक होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब नाइदर का यूज देख लेते हैं। नाइदर कहता है बच्चों, ये तो पहली बात, जो आइदर है उसका अपोजिट नाइदर होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, नॉट द वन नॉर द अदर। इसमें से ना एक की हम बात करेंगे, ना पूरे में से किसी को हम लेंगे ही नहीं। मीन्स इसमें तो एटलीस्ट एक को हम ले रहे थे, इसमें हम किसी को नहीं लेंगे, ठीक है। इवन वन जो होता है उसको भी हम नहीं लेंगे, ज़्यादा की तो बात ही छोड़ दो। तो ये क्या है बच्चों, अपोजिट ऑफ आइदर। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इट मीन्स दैट नॉट द वन नॉर द अदर, नॉट द वन नॉर द अदर। बच्चों ये कह रहा है कि कम से कम एक भी हमको नहीं चाहिए, और एक जिसको हम कह रहे हैं उसके बाद जो बच रहे हैं उनमें से भी हमको नहीं चाहिए। अगर आपके सामने 10 लड़के हों, 10 में अगर आप कह रहे हो कि इसमें से एक हमको लड़का नहीं चाहिए, तो सपोज मैं ये रैंडमली ऐसे ही कह देता हूँ कि चलो पहला लड़का ये है, तो 9 बच गए। तो ये कह रहे हैं वो जो आप एक कह रहे हो वो तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन जो 9 बच रहे हैं उसमें से भी हमको कोई नहीं चाहिए। मीन्स कुल मिला के 10 लड़के हैं, तो 10 में 10 को मैं रिजेक्ट करता हूँ, सबको ये रिजेक्ट कर देता है। और आइदर क्या कहता है कि 10 में से एक दोगे तब भी ठीक, और 10 के 10 दे दो तब भी ठीक, ठीक है बच्चों। लेकिन ये केवल 2 के बारे में बात करता है। तो अगर 2 लोग हैं आपके सामने, तो 2 में अगर एक के बारे में कहते हो कि चलो ठीक है ये सही है, तब भी ये काम चल जाएगा। अगर कहते हो दोनों सही है, तब भी ये काम चला लेगा। लेकिन इसमें कहता है कि 2 हैं तो ना मुझे पहला चाहिए ना मुझे दूसरा चाहिए, दोनों को रिजेक्ट करता है नाइदर, ठीक है बच्चों। नाइदर स्टूडेंट पास द एग्जाम। एग्जाम्पल देख लो, नाइदर स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम। नाइदर स्टूडेंट पास द एग्जाम, कोई भी बच्चा एग्ज़ाम को पास नहीं किया। मीन्स एक लड़का फेल हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 लड़के फेल हुए, मीन्स एक स्टूडेंट तुम्हारे क्लास का फेल हो गया है। इसके कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा,
यू शुड टेक नाइदर साइड। इसके कहने का मतलब बच्चों ये है कि तुमको कोई भी साइड नहीं लेनी है। अगर तुम्हारे सामने दो दोस्त हैं, उनमें झगड़ा हो गया सपोज, तो तुम उनके दोस्त हो, उन दोनों लोगों के दोस्त हो, तो तुमको क्या होगा, या तो तुम अपने पहले वाले दोस्त के साइड में जाओ या तो दूसरे वाले साइड में जाओ। ये कह रहा है नहीं, तुमको ना पहले वाले के साइड जाना है ना दूसरे वाले के साइड जाना है, तुमको किसी के साइड नहीं जाना है। तो ये कह रहा है यू शुड टेक नाइदर साइड, तुमको किसी तरफ नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा रिजेक्ट कर देता है सबको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके और भी आगे कुछ यूज हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ईच का एक और यूज है, क्या करते हैं, आइदर तो हो गया, हाँ अब ईच और एवरी बचता है, उनका यूज करते हैं। आइदर और नाइदर तो कंप्लीट हो गया, अब करते हैं ईच और एवरी। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, ईच और एवरी का यूज देखते हैं अब हम। ये रहने दो ऐसे ही, जैसे आइदर और नाइदर का यूज पढ़े बच्चों, वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं अब ईच और एवरी का यूज। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके यूज हम इनका देखते हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक तरीके से एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप के ही होते हैं, एक दूसरे के उल्टा ही होते हैं, अपोजिट, जैसे कि आइदर और नाइदर। पहला यूज है बच्चों ईच का। हम इसमें उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अलग अलग हैं, और एक एक करके हमको सबके बारे में बात करना होता है। कह रहा है यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। अगर 10 आपके स्टूडेंट हैं क्लास में, सपोज तुम्हारे 10 दोस्त हैं जो तुम्हारे क्लासमेट हैं, अगर मुझे एक एक लड़के के बारे में बात करनी होगी तुम्हारे दोस्तों में, उन 10 के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा, तब मैं ईच का यूज करूंगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं उनमें से एक एक के बारे में हमको बात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यूज्ड व्हेन थिंक, पहला ईच का यूज क्या होगा, यूज्ड व्हेन वी थिंक थिंग्स सेपरेटली, मीन्स अलग अलग, इसका मतलब हुआ सेपरेटली, वन बाय वन, एक एक करके, मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे इसमें बात की जाती है। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा रीड ईच पेज केयरफुली। ईच पेज के बारे में देखो, कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई बुक है, सपोज इंग्लिश ग्रामर की, और उसमें 100 पेज हैं, ठीक है, 100 पेजेस दिए गए हैं, तो ये कह रहा है कि एक एक पेज को केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ो। तो एक एक पेज का मतलब क्या हुआ, 100 पेज हैं, उनमें से हर पेज की ये बात कर रहा है। तो ईच का यूज समझ में आया होगा कि जितने भी चीज़ें उनमें से एक एक के बारे में ये डिस्कस करता है ईच। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एवरी क्या करता है। ईच तो पता चल गया, एक एक के बारे में यूज करेंगे हम। एवरी क्या करता है ये देखते हैं बच्चों। इसमें एक एक के बारे में देख रहे थे, तो इसमें ग्रुप के बारे में देखेंगे। एक पूरे ग्रुप के बारे में ये डिस्कस करेगा, ना कि एक एक के बारे में डिस्कस करेगा। वन बाय वन नहीं चलेगा, ये सबके साथ सबको लेकर चलेगा। तो ये कहता है यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज ए ग्रुप। ये कह रहा है यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में, एज अ ग्रुप। हम अब इसमें क्या कहते हैं बच्चों, ग्रुप में हम सोचते हैं। ठीक है, ग्रुप वर्ड देख लो, ग्रुप में सोचते हैं। हम यहाँ पे एक एक करके सोच रहे थे, देखो यहाँ पे वन बाय वन, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में हम सोच रहे हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखो तब शायद और क्लियर हो आपको। एवरी स्टूडेंट नीड्स टू पे अटेंशन।
एवरी स्टूडेंट नीड्स टू पे अटेंशन। कह रहे बच्चों सारे बच्चों को ज़रूरत है अटेंशन की, मीन्स सब लोग बिल्कुल अटेंशन दो, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ध्यानपूर्वक उसको सुनो। तो एवरी स्टूडेंट नीड्स टू पे अटेंशन, ये कह रहा है पूरे क्लास में बैठे हुए एक एक स्टूडेंट को ये एक बार में ही कह दिया कि सब लोग अटेंशन दो, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। मीन्स पूरे ग्रुप की ये बात किया है, ना कि एक स्टूडेंट के पास गया कहा तुम सुनो, ऐसे नहीं। 10 बच्चे तुम्हारे क्लास में हैं, 10 को एक बार में ये सेंटेंस क्या कर रहा है, रिफ़र कर रहा है कि तुम सब अटेंशन दो जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरे ग्रुप की बात किया, ये इंडिविजुअल की बात किया था। अब अगला यूज देखते हैं क्या हो सकता है बच्चों। ये क्या कहता है, ईच छोटे छोटे नंबर के लिए, यूज फॉर स्मॉल नंबर, छोटे छोटे नंबर के लिए बच्चों यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। छोटे छोटे नंबर के लिए जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे, लेकिन ज़्यादा हो जाए छोटे छोटे नंबर ना, बहुत बड़ा नंबर जैसे 1000, 10,000, 15,000, इनफाइनाइट, इनडेफिनिट हो जाए, वो पता ही नहीं चले कितना नंबर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा, तब हम क्या करेंगे, एवरी में आएंगे। तो चलिए इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, कह रहा है ईच साइड ऑफ दिस बॉक्स इज, देखो बच्चों कह रहा है ईच साइड ऑफ दिस बॉक्स इज इक्वल। किसी बॉक्स में मैक्सिमम कितनी साइड हो सकती हैं, 3, 4, 5, 7, 9, यही सब साइड हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, देखो ये एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ तुम्हारे सामने मैंने एक बॉक्स बनाया, उम्मीद करता हूँ तुमको ये समझ में आएगा। देखो ये तुम्हारे सामने एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें जो भी साइड, तुम ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, जितने भी साइड तुम देखोगे सब आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो उन्हीं की बात कर रहा है, ईच साइड ऑफ दिस बॉक्स इज इक्वल, सारी साइड आपस में इक्वल हैं। तो जो साइड हैं इसमें कितनी होंगी, 2, 4, 5, यही तो देख सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बहुत लार्ज नंबर के बारे में बात करेगा। इसमें क्या किया, ये स्मॉल नंबर के बारे में बात किया, अब इसमें लार्ज नंबर के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो यूज्ड फॉर और लार्ज नंबर, बड़े बड़े नंबर जब आएंगे तो हम इसमें चले आएंगे एवरी में, ठीक है बच्चों। लार्ज नंबर के बारे में अब ये बात करने वाला है। लार्ज नंबर के बारे में क्या एग्जाम्पल है हमारा, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली। एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली। देखो बच्चों ये कह रहा है कि सारे के सारे बच्चों को जो सुबह में असेंबली, जब प्रेयर होता है तो आपके स्कूल में असेंबली लगती है, उस असेंबली को सबको अटेंड करना है। मीन्स सारे बच्चे टाइम पे आएंगे, सब लोग प्रेयर को ज्वाइन करेंगे और जो कुछ भी होता है वो प्रोग्राम को देखेंगे उसमें, ठीक है। तो यही कह रहा है। अब बात ये बच्चों, क्या तुम्हारे स्कूल में 2 या 4 तो बच्चे होंगे नहीं, कम से कम 200, 300 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो जब ज़्यादा बड़े नंबर की बात करेंगे हम, तब यूज होता है एवरी। अगर 2-4 लड़कों की बात करते तो ईच, और 2-4 से ज़्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं तो हम एवरी, ठीक है। समझ में आया, इसके 2-2 यूज दोनों के थे। तो ये कंप्लीट होता है बच्चों यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा डिटरमाइनर्स है, वो है क्वांटिफायर्स। चलिए मिटाते हैं और नेक्स्ट डिटरमाइनर्स की तरफ मूव करते हैं। क्वांटिफायर, अब हमारा नेक्स्ट डिटरमाइनर है क्वांटिफायर्स। चलो बच्चों, नेक्स्ट डिटरमाइनर है हमारा क्वांटिफायर्स।
ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड आते हैं और इसका काम क्या होता है, और एक एक करके उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वांटिफायर्स में बच्चों दो काम होता है क्वांटिफायर्स का। पहला, या तो ये नंबर के बारे में बताएगा, जैसे आपके घर में कितने लोग हैं, तो आपके घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, ये सब क्या है बच्चों, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्वांटिफायर्स क्या बताएगा, नंबर। दूसरा चीज़ बताता है बच्चों क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्या है, आपने एक गिलास दूध लिया, तो मैं कहूँ कि कितने गिलास दूध लिए, तो 1 गिलास। अब वो कितना लीटर है, तो वो क्या हो गई, क्वांटिटी। आप 4 किलो चीनी लेते हो, तो जो चीनी ले रहे हो वो 4 kg, वो क्या है, क्वांटिटी को दिखा रहा है। आप पेट्रोल भरवाते हो दुकानों पे जाके, पेट्रोल पंप पे, तो वो क्या है, आप क्वांटिटी ले रहे हो। अब पेट्रोल का नंबर तो गिनोगे नहीं कि 10 पेट्रोल दे दो, 20 पेट्रोल दे दो, ऐसे तो नहीं कहोगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसको नंबर में आप काउंट कर सकते हो, तो उनको हम उनके भी बारे में इसी में पढ़ते हैं, और जिनका क्वांटिटी है उनके बारे में भी इसी में पढ़ते हैं। जैसे ऑयल हो गया, 1 लीटर ऑयल, तो अब ऑयल को तुम काउंट नहीं कर सकते हो, वो क्वांटिटी है एक जिसको तुम मेजर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 2 ऑयल, 3 ऑयल, 4 ऑयल, ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन अगर बनाना हो केला, तो तुम काउंट कर सकते हो, 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, तो ये क्या हुआ, नंबर। तो जिसको तुम काउंट कर पा रहे हो वो तो नंबर है, नहीं कर पाते हो तो उनको हम क्वांटिटी में रख देंगे। वाटर है, इसको काउंट नहीं कर पाओगे तो क्या हुआ, क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं हम क्वांटिफायर्स में। तो क्या कहता है क्वांटिफायर्स, टेल्स अस अबाउट नंबर और क्वांटिटी। ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा बच्चों। पहला नंबर के बारे में डिस्कस करेगा, दूसरा क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाला है। इसके अंदर भी कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, फिक्स हैं, उनको मैं लिख देता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, उनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन जो अभी आपको पढ़ना है मैं उनका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे इनके अंदर क्या क्या आ सकता है, सम, एनी, मच, ये वर्ड्स आ सकते हैं। और क्या आ सकता है, सम, एनी, मच, फिर मेनी हो सकता है बच्चों, सेवरल हो सकता है, फिर क्या है, ए लॉट ऑफ हो सकता है, और ETC। बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर में आते हैं, लेकिन आपको जो डिस्कस करूंगा मैं इसमें से 1-2 डिस्कस कर लेता हूं। देखो बच्चों, इसमें से मैं 1-2 डिटरमाइनर्स जो क्वांटिफायर्स हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। बाकी की 1-2 जो बच रहे हैं वो आप अपनी बुक से पढ़ोगे, 2-2 लाइन के हैं, आप उसको लिख लोगे, ठीक है, ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होने लगता है। तो इसमें से मैं 1-2 को डिस्कस करता हूँ। 1 या 2 जो बच रहा है, इसमें से ए लॉट ऑफ हो गया, एनी हो गया, इसको आप अपने बुक से देख लोगे। तो चलो, इसमें से जो कुछ भी मुझको पढ़ाना है मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला हम देखने वाले हैं मेनी और सेवरल का यूज। पहला पॉइंट में लेंगे बच्चों हम लोग मेनी एंड सेवरल, इन दोनों का कैसे यूज करना है ये देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का यूज हम कैसे करेंगे ये देखो। ये पहली बात, दोनों नंबर को बताते हैं। पहला पॉइंट लिख लो, ये दोनों क्या करते हैं, बोथ टेल अबाउट नंबर। किसके बारे में बताते हैं, नंबर के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में बताते हैं। और क्या है बच्चों इसके अंदर, काउंटेबल नाउन्स के साथ ये यूज होते हैं, यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे। अब काउंटेबल्स नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स मैं कह रहा हूँ जिनको गिना जा सके। अब तो तुम समझ ही गए होगे, बिल्कुल हिंदी में मैंने लिख दिया।
देखो जिनको गिना जा सके उनके साथ यूज होते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वाटर, इसको तुम काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन मैं तुमको कहूँ कि पेन, तो तुम 10 पेन है 15 पेन है ये काउंट करके बता सकते हो, तो वो हुआ काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल हमारा है बच्चों, छोटा छोटा एग्जाम्पल है इसका। जैसे मान लो मैनी बॉयज, ठीक है, मैनी बॉयज। यहाँ पे मैंने बॉयज क्यों लिखा, एक लड़के के बारे में मैनी आएगा ही नहीं। मैनी इसलिए आता है क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर हो तब हम उसको बता सकें। तब जब एक से ज़्यादा नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्लूरल होना चाहिए। सेवरल रूम्स, देखो यहाँ पे रूम्स इसलिए आया क्योंकि हम एक से ज़्यादा नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों वर्ड्स एक से ज़्यादा के लिए आते हैं। ठीक है, तो बॉयज और रूम्स यहाँ पे आया और ये नंबर को डिनोट करते हैं। रूम को भी तुम काउंट कर सकते हो, 1 रूम 2 रूम 3 रूम। बॉयज़ को भी काउंट कर सकते हो, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का। लेकिन वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, साल्ट को काउंट नहीं कर सकते, इवन अपने हेयर को काउंट नहीं कर सकते हो। ऑनेस्टी एक ऐसा नाउन है जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है ये तुम काउंट करके नहीं बता सकते। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको नहीं काउंट कर सकते, उनको इसमें रखना ही नहीं है। इधर आएंगी अनकाउंटेबल वाली क्वांटिटी में। तो चलो देखते हैं बच्चों, मच और ए लिटिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने इसमें ए लिटिल तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, वो सब भी डिटरमाइनर्स होता है। तो इधर देख लेते हैं बच्चों, मच एंड अ लिटिल। चलो देख लेते हैं इसको भी, इसमें क्या क्या होता है। कह रहे बच्चों ये टेल्स अबाउट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। क्या करते हैं, टेल अबाउट क्वांटिटी। जब क्वांटिटी के बारे में कोई चीज़ बताएगा तो उसके लिए मच या ए लिटिल के बारे में ए वर्ड यूज आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसका एग्जाम्पल देखो और दूसरा चीज़ देख लो। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे थे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होंगे। यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। इनका मतलब मैं लिखता हूँ बच्चों, जिनको गिना ना जा सके, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ये यूज होता है मच और ए लिटिल। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, मच मिल्क, मच मिल्क। क्या मिल्क को आप काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम ये नहीं लिख सकते कि मैनी मिल्क, अगर मैनी लिखते हो तो वो काउंट होने लगेगा, और मिल्क को तुम काउंट नहीं कर सकते। तो मच एक ऐसा वर्ड है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मिल्क क्वांटिटी है, एक मीजर होगी क्वांटिटी में, नंबर में नहीं, इसलिए मच यूज हुआ। दूसरा है बच्चों ए लिटिल ऑयल, इसको भी तुम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए लिखे तुम ए लिटिल ऑयल। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा क्वांटिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ, आपका होमवर्क है जो इसमें क्वांटिफायर एनी, ए लॉट ऑफ, ये सब बच रहे हैं। आपका होमवर्क है, आप अपने बुक से इसको कंप्लीट करोगे और व्हाट्सएप में शेयर करोगे वो पिक, इन सब के बारे में लिखने के बाद। ठीक है, चलो अब लास्ट वन देखने वाले हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव्स। आखिरी क्वांटिफायर्स होने वाला है हमारा इंटेरोगेटिव्स। सिक्स नंबर इंटेरोगेटिव होगा, और आज हमारा डिटरमाइनर्स पूरा चैप्टर कंप्लीट। चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, इंटेरोगेटिव्स।
इंटरोगेटिव से हम देखने वाले हैं कि कुछ वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। इंटरोगेटिव्स का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, इस तरीके का। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड आएंगे वही इंटरोगेटिव्स डिटरमाइनर्स बन जाएंगे। तो दे हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स क्या करते हैं बच्चों? दे हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछने में हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछने में हमारी मदद करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये देख लेते हैं। व्हाट, हुज, व्हेन, वेयर, which एंड whom। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव्स। ये क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछने के काम में आएंगे। अब हम देखने वाले हैं कुछ इन पे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे यूज हो सकता है। पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों, व्हाट बस। दूसरा एग्जाम्पल जो है व्हाट गिफ्ट। तीसरा एग्जाम्पल है विच स्नो। इस तरीके के एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं जो हमने लिख दिया, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो आपने देखा है आज कि डिटरमाइनर्स, पहले लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर से मैंने समझाया था डिटरमाइनर्स होते क्या हैं। फिर आर्टिकल को मैंने समझाया जो डिटरमाइनर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और बचे हुए जो पार्ट थे डिटरमाइनर्स के वो आज हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने का इस चैप्टर को समझने में, और जो कुछ भी डाउट रह जाए आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखने के लिए।